हेलो बच्चों, यहाँ पर हम आज रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के दोष पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को समझा था। जैसा कि हम जानते हैं, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल सौर मंडल का एक छोटा रूप था। यानी कि जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी तरह से उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन इतना बताने के पश्चात उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको स्पष्ट नहीं किया, तो उसको हम रदरफोर्ड के मॉडल के दोष कहते हैं। तो पहली चीज़ जो रदरफोर्ड का मॉडल था, उसमें यह बताया गया था कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर और ग्रहों की तरह नाभिक के चारों ओर ग्रहों की तरह चक्कर लगाते हैं। लेकिन मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जब आवेशित कण को गतिमान किया जाता है, उसको एक्सीलरेट किया जाता है, तो वह विकिरण उत्सर्जित करता है। अब जाहिर सी बात है कि जब विकिरण का उत्सर्जन होगा तो उसमें से ऊर्जा भी उत्पन्न होगी, ऊर्जा का क्षय होगा। तो ऊर्जा अगर नष्ट होगी तो उसका जो मार्ग है वो धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का छोटा होता चला जाएगा। जैसे हम चित्र में देखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मार्ग भी क्या होता चला जाएगा, छोटा छोटा होता चला जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपने नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो जैसे जैसे चक्कर लगाएगा, क्योंकि ये आवेशित कण है, आवेशित कण यदि चक्कर लगाएगा तो तब क्या होगा, इसमें से ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, एनर्जी रिलीज होगी। अगर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो ऊर्जा इसमें घटती जाएगी। अगर ऊर्जा घटती जाएगी तो ये अपने मार्ग को भी थोड़ा छोटा कर लेगा। तो पहली राउंड में ये इधर घूम रहा है, दूसरे राउंड में ये कुछ अंदर की ओर आ जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट राउंड में और एनर्जी को रिलीज करेगा तो फिर अंदर आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम में एनर्जी रिलीज करेगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, अंत में नाभिक से टकरा जाएगा या नाभिक में गिर जाएगा। अगर नाभिक में गिर जाएगा तो एटम पूरा का पूरा नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया था कि आखिर जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चक्कर तो लगाता है चारों ओर, लेकिन वो लगाता किस तरह से, क्या उसके बारे में है। तो नाभिक के चारों ओर चक्कर क्यों लगाता है, और वो कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा वो आसानी से नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा सकता है, इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। तो इसको जो है रदरफोर्ड के मॉडल का एक ड्रॉबैक कहा जाता है। तो आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, जिससे उसका जो वृत्त है, जिस मार्ग में वो चक्कर लगा रहा है, वो छोटा होता जाएगा और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में चला जाएगा, इससे एटम नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरा ड्रॉबैक उनका, दूसरा जो दोष उनका है, यह एटम जो परमाणु होता है, उन्होंने अपने मॉडल में कहीं भी ये चीज़ स्पष्ट नहीं की जो परमाणु है उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होती है, वो किस तरह की होती है। तो इसको, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको भी हम एक ड्रॉबैक उनका मान सकते हैं, यानी कि उनके मॉडल का एक दोष मान सकते हैं। फिर जो रदरफोर्ड के मॉडल के दोष थे बच्चों, तो उन दोषों को बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में इनको स्पष्ट किया। अब है बच्चों विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। ठीक है, तो इसके ऊपर सबसे पहले जो कार्य किया वो जेम्स मैक्सवेल ने 1870 में किया, 1870 में। सबसे पहले मैक्सवेल ने आवेशित पिंडों के विद्युत एवं चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या की थी। कौन से साइंटिस्ट थे? जेम्स मैक्सवेल। और इन्होंने कब किया था? 1870। सर्वप्रथम आवेशित पिंडों की, जो आवेशित पिंड हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन भी एक तरह का हम आवेशित पिंड मान सकते हैं, आवेशित पिंडों की विद्युत एवं चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या की। तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा कि जब कोई भी आवेशित कण होता है उसको त्वरित किया जाता है, यानी कि गतिमान किया जाता है, तो उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। त्वरित करने पर जब किसी भी आवेशित कण को गतिमान किया जाता है, एक्सीलरेट किया जाता है, तो उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों तरह के क्षेत्र फील्ड उसमें उत्पन्न होते हैं, जो वेव्स के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? वेव्स के रूप में होते हैं। यानी कि वेव्स आप जानते हैं, ऐसे ऐसे करके, जो इस तरह से, जैसे हम क्या कहते हैं, नदी में पत्थर मारते हैं या कहीं पर पानी इकट्ठा होता है, उस जगह पर अगर पत्थर मारते हैं तो वो लहर जैसी ऐसे करके जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। तो वेव्स के रूप में होता है। इन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है। ठीक है,
तो विद्युत चुंबकीय विकिरण आप समझे, सबसे पहले इसके बारे में जेम्स मैक्सवेल ने बताया। उन्होंने ही सबसे पहले आवेशित पिंडों के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या की। तो उन्होंने क्या बताया, जब किसी आवेशित पिंड को गतिमान किया जाता है तो उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं जो वेव्स के रूप में होते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कुछ इनके गुण दिए जिसके आधार पर हम इसको और अधिक समझ सकते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्रमुख गुण, उसके जो मेन प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम उनको पहचान सकते हैं। देखिए, दोलायमान आवेशित कण, यानी कि जो पार्टिकल्स, जो कण, जो आवेशित कण हैं, ठीक है, अगर उनमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, और वो होगा कौन सी कंडीशन में, जब उसको हम त्वरित करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर शब्द आया है दोलायमान, ठीक है। दोलायमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो जैसा कि आपको बताया था कि दोलायमान आवेशित पिंड जो होते हैं वो अगर उनमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो होता है कहते हैं कंपलसरी, पक्का होता है। तो अगर उनमें होता है तो वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसा यहाँ पर देखिए ग्राफ दिखा रखा है, ये एक्स एक्सिस है, ये 3 डायमेंशन का चित्र बनाया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इसमें देखिए, ये अगर देखिए जेड एक्सिस है तो यहाँ पर देखिए अगर इसमें दोनों चीज उत्पन्न हो रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है, तो ये देखिए एक जो इसकी गति है, ये देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से जा रहा है ये, और विद्युतीय क्षेत्र ये इसके लंबवत जा रहा है। तो यानी कि उसने अपने नियम में यही कहा कि दोलायमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से इसको देख भी रहे हैं। तो देखिए एक ऐसे करके सीधे जा रहा है और दूसरा ऐसे करके जा रहा है, यानी कि ये एक दूसरे के समान, एक दूसरे के साथ नहीं चलते बल्कि एक दूसरे के लंबवत चलते हैं। एक अगर सीधे चल रहा है, अगर एक ऐसे चल रहा है तो दूसरा ऐसे चलेगा, ठीक है। अगर हम इसको मानते हैं कि एक कण ऐसे गतिमान है तो दूसरा इसके ऊपर से सीधे ऐसे गतिमान है, ठीक है। तो दो कंडीशन इसमें मेन है कि दोनों के दोनों कण, यानी कि दोनों के दोनों प्रकृति चुंबकीय क्षेत्र हो और विद्युतीय क्षेत्र हो, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जैसा कि इस चित्र में आपने देखा। सेकंड पॉइंट पर हम आते हैं, जो विद्युत चुंबकीय वेव्स होती हैं, विद्युत और चुंबकीय दोनों हैं इसमें, विद्युत और चुंबकीय वेव, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम मीन्स इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ये बिना माध्यम के भी आसानी से गति कर सकते हैं, यानी कि निर्वात में भी गति कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं, बोलने के लिए ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसी तरह से ऊष्मा भी माध्यम के द्वारा जाती है, लेकिन जो विद्युत तरंगें होती हैं और चुंबकीय तरंगें होती हैं, इनको किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये जो है निर्वात में भी, जहाँ पर वायु न हो वहाँ भी ये आसानी से गति कर सकते हैं। तीसरी चीज है, विद्युत चुंबकीय विकिरण अनेक प्रकार के होते हैं। जो चुंबकीय विकिरण होती हैं, वेव्स होती हैं, ये बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं, लेकिन उनकी आवृत्ति और उनकी तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होती है। अब कुछ इसके हम एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे रेडियो आवृत्ति, जो रेडियो किरणें होती हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, रेडियो में प्रसारण होता है, ठीक है। रेडियो तरंगें हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती हैं। जैसे हम रेडियो सुनते हैं, उसका कहीं से प्रसारण होता है, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं भी उसको सुना जा सकता है, तो इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये इसकी जो मान होता है 10⁶ हर्ट्ज होता है, 10⁶ हर्ट्ज इसका मान होता है। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है, इसको HZ से निरूपित करते हैं। सूक्ष्म तरंगें हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या होते हैं कि रडार में काम आती हैं। जो रडार होता है जहाज़ों की मूवमेंट को पकड़ने के लिए लगाया जाता है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इनको माइक्रोवेव कहते हैं। 10⁻² हर्ट्ज इसका होता है। बहुत सूक्ष्म जो वो होती है उसको भी पकड़ लेते हैं, वेव्स को पकड़ लेते हैं। अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड,
इंफ्रारेड ये सूर्य से हमारे जो सूर्य हम तक प्रकाश पहुंचाता है तो उसमें 3 प्रकार की रेज निकलती हैं। जो अवरक्त किरणें होती हैं, यानी कि जिसके द्वारा तापमान बढ़ता है पृथ्वी का, जिसके द्वारा गर्मी उत्पन्न होती है, वो अवरक्त किरणें कहलाती हैं, इंफ्रारेड किरणें। इसमें 10⁻13 हर्ट्ज इसका मान होता है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट, ये तो आपने सुना होगा, परावैंगनी, ये भी कहाँ से निकलती हैं? सूर्य के प्रकाश की किरणों में दूसरी किरण जो होती है वो अल्ट्रावायलेट होती है, परावैंगनी होती है। परावैंगनी का जो इसकी आवृत्ति होती है 10⁻16 हर्ट्ज होती है, जो ये आवृत्ति दी हुई है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की इसमें किरणें हो सकती हैं। तो अगर ये सब एक साथ मिलती हैं तो एक स्पेक्ट्रम का निर्माण करती है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है जिसमें अलग अलग आवृत्ति की किरणें हैं, अलग अलग टाइप की किरणें हैं इसमें, लेकिन इसको कंबाइंड रूप से हम क्या कहते हैं? इसको कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये आपको चित्र में ऊपर दिख भी रहा है। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम होता है। इसमें देखिए आप, अलग अलग एक्स किरणें अलग हैं, गामा किरणें अलग हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इंफ्रारेड हैं, सूक्ष्म तरंगें हैं, FM है, AM है, ठीक है। इसके अलावा अन्य बहुत सी इसमें जो वेव्स होती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये एक तरह का क्या है? स्पेक्ट्रम है, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट चीज में हम आते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण को प्रदर्शित करने के लिए अनेक प्रकार के मात्रकों का उपयोग किया जाता है। अलग अलग टाइप के जो इसमें मात्रक हैं जो प्रयोग होते हैं प्रमुख रूप से, जैसे आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ये इसको V से डिनोट करते हैं। और दूसरा तरंग दैर्ध्य होता है, इसको लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये चूंकि वेव की लेंथ होती है तो इसलिए इसका मात्रक मीटर होता है। और आवृत्ति क्या होता है? प्रति सेकंड में जितने मूवमेंट कर रहा है, जितने दोलन कर रहा है, उसको जो है आवृत्ति कहा जाता है, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। तीसरा आता है प्रकाश की चाल। जो भी विकिरण होते हैं बच्चों, निर्वात में सभी प्रकार के विकिरण या विद्युत चुंबकीय विकिरण इसी चाल से गति करते हैं, तो उसी को हम प्रकाश की चाल कहते हैं। हर किसी को पता होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस वेग से, इस स्पीड से प्रकाश की चाल यही होती है। और जितने भी विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं वो इसी चाल से गतिमान रहते हैं, इसीलिए इसको प्रकाश की चाल कहा जाता है। अगर हम इनके बीच में एक संबंध स्थापित करें तो वो C = V × लैम्डा होता है। C प्रकाश की चाल है और V आवृत्ति है और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। तो बच्चों, ये था विद्युत चुंबकीय विकिरण की, वेव की जो प्रकृति होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की जो प्रकृति होती है, उसको हमने यहाँ पर समझा। तो अगले वीडियो में क्वांटम सिद्धांत को समझेंगे।